हरे कृष्णा। एनसीईआरटी रीडिंग में आपका स्वागत है। हम चल रहे हैं हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर पर। पहला हो गया है, दूसरा यह है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें तुषार की रेल यात्रा से शुरुआत की गई है, जिसमें तुषार एक रेल यात्रा करता है और उसकी बात इसमें है। देखिए, चल पढ़ते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज चलती तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। उसके मन में विचार चल रहा था। तो इन्हीं सब से आगे बढ़ते हैं, तो आरंभिक मानव की बात करते हैं कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेट मतलब होता है शिकार, और खाद्य संग्राहक मतलब होता है कंदमूल फल जो जंगल से लाते हैं उसका संग्रहण करते हैं। तो दोनों को मिला के आखेट खाद्य संग्राहक हो गए, क्योंकि उस समय ना तो पशुपालन था, ना ही कृषि थी, तो कोई फल, कोई सब्जी या कोई खाना उगाते नहीं थे। वो शिकार करते थे और जंगलों से इकट्ठा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे, यही सब खाते थे। आखिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, क्योंकि ना उनका घर भी नहीं था, तो एक जगह से, एक जंगल से दूसरे जंगल, इधर उधर जहां खाना मिल गया वहीं चले जाते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण क्या था? इधर उधर घूमने का पहला कारण यह था कि यदि वे अगर यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और दूसरा कारण क्या है कि यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक, जानवर अपने तलाश में रहते थे, ये अपने खाने की तलाश में रहते थे। और तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में भी घूमते होंगे। जैसे कहीं ठंडी पड़ गई तो वहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं, वो जो गर्मी वाली चाहिए, उधर गर्मी जहाँ पड़ रही उधर पलायन कर जाते थे, इधर इधर इधर, जहाँ जो चीज़ें जैसे उपलब्ध हो जाती थी वैसे रहते थे। चौथा कारण क्या है कि यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो इस बारे में चलिए जानते हैं।
तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण बनाए जाते थे। ये हथियार के रूप में प्रयोग किए जाते थे, जैसे भाला फेंक के मारता है और ये तीर दूर भागते हुए किसी जानवर को भी मारने में काम आता था। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक, तो ये हथियार कैसे होते थे? ये दो प्रकार के हथियार इसमें दिखाए गए हैं। एकदम नुकीला है, तो ये बिनने के काम में आ सकता था, और ये थोड़ा सा मोटा है जो थोड़े पौधे और कुछ लगाने के लिए, खोदने के लिए काम आता था। तो पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, ये बाएं साइड है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। किसी पेड़ पौधे की जड़ों को खोद के खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और दाहिने साइड ये है राइट, तो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये खाल है, इसको सिलाई करने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये देखते हैं कि रहने की जगह कैसे निर्धारित हुई। तो मानचित्र 2 को देखें। मानचित्र 2 यही है, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेट संग्राहक, खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलेंगे। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। नदियों और झीलों के किनारे पाए जाने का प्रमुख कारण है पानी की उपलब्धता। ये है मानचित्र 2 कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल। ये लाल त्रिकोण जो आपको दिख रहा है, ये जैसे आंध्र प्रदेश की कुरनूल की गुफाएं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में बहुत जगह पाए गए हैं। इसमें मुख्यतः 2 दिखाया गया है। भीमबेटका एमपी में है, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ दोनों जगह रहने के साक्ष्य पाए गए हैं कि पुरातन मानव यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया था। हुगसी कर्नाटका, यहाँ से भी प्रमाण मिलते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या बात कर रहा है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। बिल्कुल, जहां अच्छे पत्थर नहीं मिलेंगे वहां रहने क्या फायदा। ना हथियार बना सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं। तो देखो ये शैल चित्रकला, इसमें हमें क्या पता चलता है? इसमें यही पता चल रहा है ना कि एक कोई जानवर है वो भाग रहा है, ये कोई इंसान है वो इसके पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये शैल चित्र है। शैल मतलब होता है पत्थर। ठीक, एक शैल चित्र है। इस चित्र के बारे में बताओ। तो इस चित्र के बारे में तो यही बताया जा सकता है कि शिकार के लिए दौड़ रहा है। हालांकि अगर और भी देखा जाए तो पालतू जानवर भी हो सकता है, खेलते हुए भी दिखाया जा सकता है। खैर, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। मध्य प्रदेश में क्या मिला है? अभी ऊपर देखा कि भीमबेटका मिली है आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरस्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? कोशिश करो।
ये नदी के किनारे भी है, यहाँ जंगल भी है। ये क्या है? ये पत्थर की गुफाएं, पत्थर की गुफाएं के आसपास का चित्र है। ये पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हों। मतलब पुराने औजार, जो हथियार थे, पुराने बर्तनों और पुरानी पुरानी टूटी फूटी इमारतों या दबी इमारतों के जैसे इनके अवशेष मिले, टूटे फूटे जर्जर, तो उन्हें क्या कहते हैं? पुरास्थल। पुरास्थल मतलब पूरा मतलब पुराना, पूरा मतलब पुराना, तो क्या हो जाएगा? पुराना स्थल। ये नॉर्मल भाषा में कहा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, और ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज के बारे में देखते हैं। मानचित्रों में कुरनूल की गुफाएं ढूंढो। कुरनूल की गुफाएं अभी हमने आपको बताया, ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कुरनूल की गुफाएं, ये रही कुरनूल की गुफाएं। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ओके, अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये जो बोला हमने देख लिया है, ढूंढ लिया है। तो यहाँ क्या मिला है? यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मतलब कि जो कोई चीज जली होगी तभी तो राख बनी होगी। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग अपना आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए भी, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए आग की खोज की गई होगी, मतलब इसका प्रयोग किया जाता होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ये तो कोई भी बता सकता है, आप सोच सकते हैं। इसके आगे देखते हैं नाम और तिथियां। नाम और तिथियां क्या है? कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे अभी नॉर्मली पढ़ डाला, लेकिन इसके बड़े बड़े नाम जो कम समझ में आते हैं, जैसे आरंभिक काल को भी पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक, अभी एक बार में समझ के पूरा देखेंगे। पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों से पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, प्राचीन पत्थर कहते हैं। यह नाम पूरा स्थानों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। वहां से जो औजार मिले हैं उनका क्या महत्व है? एक